नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि काव्य अलंकार की रचना किस विद्वान ने की है, यानी कि काव्य अलंकार ग्रंथ किसका है। ए आचार्य भामा, बी दंडी, सी वामन या डी भोजराज। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए आचार्य भामा इज राइट आंसर, है ना। और मैंने जब काव्य अलंकार की विस्तृत क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि काव्य शास्त्र की क्लास जब हमने ली थी तो मैंने आपको बताया था काव्य अलंकार किसका है। तो काव्य अलंकार भामा का है, यानी काव्य अलंकार कौन करते हैं, मामा करते हैं। मामा फॉर भामा को ध्यान में रख लीजिएगा, काव्य अलंकार भामा, ठीक है। अब प्रश्न 2 है कि आचार्य वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए किस ग्रंथ की रचना की। ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 2 काव्यादर्श, 3 काव्य अलंकार, 4 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न है कि आचार्य वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण मान लिया और उसके आधार पर किस ग्रंथ की रचना की। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इज राइट आंसर, है ना। वामन की बात करें तो वामन को मैंने आपको बताया था, वामन माने ब्राह्मण को जोड़ लीजिएगा। ब्राह्मण क्या करते हैं, अपने शरीर पर एक जनेऊ जिसे आप कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जिसमें कुछ सूत्रवृत्त होते हैं, धागे होते हैं। तो बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि काव्य अलंकार की सूत्रवृत्ति कौन धारण करता है, बोले सर वामन धारण करता है। वामन फॉर वामन को ध्यान में रख लीजिएगा और काव्य अलंकार भामा को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं आचार्य और सूची 2 में उनके जो है ग्रंथ हैं। ए में देख रहे हैं भामा, सामने काव्य प्रकाश, बी में वामन, सामने काव्य अलंकार, सी में रुद्रट, सामने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति और डी में देख रहे हैं मम्मट काव्य अलंकार। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका रटा हुआ है कि भामा क्या करते थे, अभी आपने देखा था कि काव्य अलंकार करते थे। तो काव्य अलंकार भामा का हो गया, भामा का। भामा फार बिल्कुल सी का 2 देख लीजिए। वामन की बात करते, वामन अलंकार काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति धारण करते थे, तो बी का 3 हो गया। रुद्रट रट लो, क्या काव्य अलंकार रट लो, मम्मट का काव्य प्रकाश। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पे दर्ज कर लीजिएगा, है ना। कैसे आपको दिमाग में बैठाना है कि भामा काव्य अलंकार, भामा काव्य अलंकार, वामन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, रुद्रट रट लो काव्य अलंकार, रटो किसको, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार ध्यान में रख लीजिएगा, काव्य अलंकार भामा का भी है और काव्य अलंकार रुद्रट जी का भी है। मम्मट काव्य प्रकाश कौन करेगा, मम्मट करेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 4 है कि किसका मत है कि प्रतिभा जन्मजात होती है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। ए वामन, बी कुंतक, सी दंडी या डी भामा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए वामन इज राइट आंसर। अभी आपने देखा था कि वामन ने कहा था कि प्रतिभा जन्मजात होती है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। विकल्प ए वामन इज राइट आंसर। रचना भी आपने देखा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है। अब प्रश्न 5 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 में संप्रदाय और सूची 2 में उसके प्रवर्तक हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुधा आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनमें ए अलंकार संप्रदाय सामने आचार्य भामा है, बी रस संप्रदाय सामने आचार्य भरतमुनि है, सी रीति संप्रदाय सामने आचार्य वामन और डी वक्रोक्त संप्रदाय सामने आचार्य कुंतक है। तो बिल्कुल इसमें कहीं से कुछ नहीं करना था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 1 2 3 4 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अलंकार की बात करें तो अलंकार कौन, बिल्कुल भामा अलंकार करते हैं। भामा यानी कि मामा जो है अलंकार करते हैं। रस कौन लेते हैं, भरत मुनि होने का रस लेते हैं। तो भरत मुनि रस संप्रदाय। रीति तो वामन की है, रकुल रीति वामन रीति जो बनाने वाला काम वामन करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। और वक्रोक्ति, अगर किसी के ऊपर जो है ना कुंतल भर बोझ लाद दोगे, कुंतल भर वजन रख दोगे तो भैया वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ करके आपको इसको बनाना है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 6 है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन हैं। अब आपको यहाँ पे जवाब देना है। ए आचार्य क्षैवेंद्र, बी आचार्य आनंदवर्धन, सी आचार्य कुंतक और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो जवाब आपका फटाफट आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आचार आनंद वर्धन इज राइट आंसर, है ना। जो ध्वनि होती है ना आनंद को बढ़ाती है, इसीलिए लोग साउंड लगाते हैं। शादी विवाह या किसी शुभ मुहूर्त की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं। ध्वनि अच्छी आती है तो आनंद का वर्धन होता है। तो ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का है। आचार्य क्षेमेंद्र को आप देख रहे हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि उचित क्या है, कि औचित्य है विचार, औचित्य क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, यानी कि क्या करो, विचार विमर्श करके क्षमा कर दो। क्षेमेंद्र का उचित विचार चलता है। और कुंतल भर वजन किसी के ऊपर लाद दोगे तो वक्र हो जाएगा, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का। ठीक है, चलिए अब प्रश्न के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। ये टी.एस. इलियट महान रचना तभी जन्म लेती है जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े हों, इनका कथन है, यह सत्य है। 2 क्रोंचे ने कहा कि स्वयं प्रकाश, ज्ञान और ब्रह्मा अभ्यंजना की महत्ता। 3 है, सी है कि अरस्तु कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है। और डी है कि डॉक्टर नागेंद्र प्रतिभा अवचेतन मन में रहती है। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प डी सही होगा, यही सही नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र जो कहा कि प्रतिभा अवचेतन मन में रहता है, तो ये गलत है। विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। अब प्रश्न 8 है, काव्य निर्माण का तीसरा हेतु क्या कहलाता है। ये प्रतिभा, विज्ञान, सी अभ्यास, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि काव्य निर्माण का प्रतिभा, श्रुति, अभ्यास, तीसरा जो है विकल्प सी अभ्यास इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न 9 है कि किस कवि ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक लिखा था। ए मयूर कवि, बी तुलसीदास, सी दंडी, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है कि कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक है, विकल्प ए मयूर कवि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 10 है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। एक ये भामा, बी वामन, सी दंडी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है विकल्प ए भामा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 है कि दंडी ने अपने किस ग्रंथ में अलंकारों के साथ रीति और गुणों की चर्चा की है। ये काव्यादर्श, बी काव्यालंकार, सी काव्य सौंदर्य अलंकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दंडी ने अपने किस ग्रंथ में अलंकार के साथ साथ रीति और गुणों की चर्चा की है। तो प्रश्न 11 का सही जवाब विकल्प ए काव्यादर्श इज राइट आंसर, है ना। दंडी ने क्या किया है, काव्यादर्श में अलंकार के साथ साथ रीति और गुणों की भी चर्चा की है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 12 है कि वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है। ये भामा, बी दंडी, सी कुंतक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि वक्रोक्ति संप्रदाय, विकल्प सी कुंतक इज राइट आंसर, है ना। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी के ऊपर आप क्या करेंगे, वजन लाद देंगे तो वक्र हो जाएगा। कुंतल भर वजन ला देंगे तो वक्र हो जाएगा। वक्र फर वक्रोक्ति कुंतक इज राइट आंसर। अब प्रश्न 13 कि काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ए आचार्य वामन, बी आचार्य दंडी, सी आचार्य मम्मट, डी है आचार्य उद्भट। तो प्रश्न 13 का जवाब बहुत तेजी के साथ आ गया कि विकल्प डी उद्भट इज राइट आंसर। उड भट्ट से क्या कर, काव्य अलंकार का सार संग्रह कर। उड भट्ट से काव्य अलंकार का सार संग्रह कर। और जो भाई बहन मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो काव्य शास्त्र की आप क्लास देखेंगे तो बिल्कुल मैं ट्रिक से विस्तृत रूप से बताया है सारी रचनाओं को, उनके समय को, उनके संप्रदाय को। बिल्कुल आप जाके चैनल के प्ले से देख सकते हैं। अब प्रश्न 14 कि आचार्य जयदेव के ग्रंथ का नाम है। ये चंद्रालोक, बी अलंकार सर्वस्व, सी काव्य अलंकार, या डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए चंद्रालोक इज राइट आंसर, है ना। जयदेव का चंद्रलोक, जयदेव का चंद्रलोक ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 15 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना, और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, जिनमें ए अलंकार मंजरी, सामने है लाला भगवान दिन, बी है काव्य मंजूषा, सामने कन्हैयालाल पोद्दार हैं, सी में आप देख रहे हैं अलंकार पीयूष और सामने रमाशंकर शुक्ल रसाल, और डी में देख रहे हैं काव्यश्री डॉक्टर सुधींद्र। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। बात करें अलंकार मंजरी, मैंने आपको बताया था कि अलंकार की मंजरी पर कन्हैयालाल, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अलंकार की मंजूषा की बात करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अलंकार की मंजूषा लाल लाल होती है। तो लाल फल लाला भगवान दिन को ध्यान में रखिएगा। अलंकार पीयूष रसाल होता है, काव्यश्री डॉक्टर सुधींद्र का है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का दो यानी कि विकल्प बी
ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 कि अलंकारों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपको जवाब देना है कि इनमें से अलंकार के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए, अलंकार काव्य शोभा की वृद्धि करते हैं। बी, अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व ना होकर के सहायक तत्व है। सी, अलंकार और अलंकार में भेद नहीं है। या फिर विकल्प डी है कि अलंकार के मूल में अपरोक्ति निहित रहती है। तो विकल्प सी, अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है, यही सत्य नहीं है, यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 किस विद्वान का कथन है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ये सुमित्रानंद पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर, है ना। कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं बल्कि भाव अभिव्यक्त के विशेष द्वार हैं, पंत इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 18 कि मैं अलंकार के महत्व को भूल नहीं सकता, किसी भी प्रकार उनका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि अलंकारों ने काव्य कौशल के बहुत से ऐसे भेद खोले हैं जो अन्यथा अवशिष्ट रह जाते हैं। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, रामधारी सिंह दिनकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सबका राइट जवाब था विकल्प सी, रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। अलंकारों को भूल नहीं सकता कौन, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 19 है कि रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है। एक, आचार्य भरत मुनि, बी, आचार्य दंडी, सी, भामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक, रस की बात आते ही आपके दिमाग में भरत मुनि का याद नाम स्मरण होना चाहिए कि भरत मुनि, विकल्प ए इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 20 है कि भट्ट लोलट का मत क्या कहलाता है। विकल्प ए, आरोपवाद, बी, अपोहवाद, सी है आरोपणवाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए, आरोपवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, अनुमितवाद का मत किसका है, यानी कि अनुमितवाद मत का प्रतिपादन किसने किया है। ए, आचार्य दंडी, बी, आचार्य शंकुक, सी, आचार्य भामा या डी इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी, आचार्य शंकुक इज राइट आंसर, है ना। शंका में ही अनुमान होता है। मैंने आपको बताया था कि अनुमान हम लोग कब लगाते हैं, जब कोई शंका होता, शंक अनुमान, शंका अनुमान। और आप लोगों ने बताया था कि शंख बजाने की अनुमति लेते हैं। तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि भट्ट नायक का मत भक्तिवाद कहलाता है। 2 है कि आचार्य अभिनव गुप्त का मत अव्यक्तिवाद कहलाता है। 3 है कि भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद कहलाता है। और 4था है कि अभिनव गुप्त ने रस की विवेचना की है। तो उपरोक्त कथनों में से कथन सत्य है, कौन कौन से कथन सत्य हैं, आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे जो भट्टनायक का है इसको थोड़ा भुक्तिवाद कर लीजिए, भुक्तिवाद, है ना। जब इसको भुक्तिवाद आप कर लेंगे तो ए में आप देख रहे हैं 1 और 4, बी में देख रहे हैं 1, 3, 4 और फिर सी में देख रहे हैं 1 और 2 और डी में देख रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो विकल्प डी बिल्कुल 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा, ये ध्यान में आप रखिएगा। और विकल्प डी को आप लोग बिल्कुल, है ना, कंठस्थ कर लीजिएगा। बात करें हम लोग, अभी आपने देखा था कि भुक्ति का काम कौन करेगा, जो नायक होगा। हमारे आपके बीच में ही भोग कौन करेगा, भुक्ति कौन करेगा, जो नायक होगा, यानी कि जिसका कि सिलेक्शन होगा। अभिनव गुप्त का मैंने आपको बताया था अभिनव अव्यक्ति, अभिनव अव्यक्ति अव्यक्तिवाद। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, उत्पत्ति के समय लुल लोग करते हैं तो लोलट का उत्पत्तिवाद। और अभिनव गुप्त ने रस की विवेचना की है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो बिल्कुल विकल्प डी 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर। प्रश्न 23 है कि रस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें देखें कौन सा कथन असत्य है, आपको जवाब देना है। यह है कि रस को वेदांतर संपर्क शून्य कहा जाता है, ये असत्य है। बी, रस को स्वप्रकाशानंद एवं चिन्मय कहा जाता है, यह सत्य है। सी है कि रस को ब्रह्मानंद सरोवर कहा जाता है, यह सत्य है। या डी, रस प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों होते हैं। तो सबसे पहले देखें इसमें एक त्रुटि है
इसको आप कह लीजिए कि रस को सरोवर नहीं बल्कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, सहोदर, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। ये आप कह रहे हैं कि इनमें कौन असत्य है, तो विकल्प डी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है ना। रस प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों होते हैं, ये असत्य है, यही गलत है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है। और अगर यहाँ पे रस को ब्रह्मानंद सरोवर आ जाए, हालांकि हमने सहोदर करा दिया था, अगर सरोवर आ जाए तो सरोवर नहीं होता है, तो आपका सी और डी दोनों असत्य होगा, ये ध्यान में रखिएगा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, रस को स्वप्रकाशानंद एवं चिन्मय कहा जाता है, और रस को वेदांतर संपर्क शून्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहीं नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें देखेंगे एक रस और उसका अस्थायी भाव सुमेलित नहीं है। विकल्प ये श्रृंगार रस रति अस्थायी भाव, हास रस का अस्थायी भाव हास, ये संगत नहीं है। सी करुण रस का विस्मय अस्थायी भाव, ये सुमेलित नहीं है। या फिर डी शांत का निर्वेद। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, फिर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक, ये ध्यान में रख लीजिएगा, विस्मय नहीं होता है ना। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। श्रृंगार करती हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद या सम होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और बी रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। तो बिल्कुल विकल्प सी करुण रस का अस्थायी भाव विस्मय नहीं बल्कि शोक होता है, तो यही सुमेलित नहीं था, ठीक। अब प्रश्न 25 है कि असत्य कथन को ज्ञात करें। इनमें कौन सा कथन असत्य है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प यह है कि अस्थायी भाव की संख्या 9 है। विकल्प बी रति के 3 भेद हैं। सी है श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, और डी है कि रस के 6 अवयव हैं। तो जो भाई बहन थोड़ा सा ढंग से पढ़े होंगे तो उनको कंठस्थ होगा कि विकल्प डी को लाग किया जाए। रस के 6 अवयव नहीं बल्कि 4 अवयव हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। अस्थायी भाव 9, जितने रस उतने अस्थायी भाव। तो 9 रस अगर है तो 9 अस्थायी भाव होंगे। 8 रस है तो 8 अस्थायी भाव होंगे। 11 रस है तो 11 अस्थायी भाव होंगे। रति के 3 भेद हैं, और श्रृंगार रस को रस का राज कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जिसमें शोक और उल्लास दोनों होता है, मिलन और वियोग दोनों होता है। इस कारण से इसको रसराज कहते हैं। और रस के 6 नहीं बल्कि 4 अवयव हैं, है ना। आपने देखा होगा अस्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। तो विकल्प डी यही असत्य कथन था। अब प्रश्न 26 है कि संचारी भाव एवं अस्थायी भाव के बीच में पोष्य पोषक संबंध होता है, यह मत किस आचार्य का है। कह रहे कि संचारी भाव एवं अस्थायी भाव के बीच में पोष एवं पोषक का संबंध होता है, ये मत किस आचार्य का है। एक भट्टनायक, ये भट्टनायक, बी आचार्य शंकुक, सी अभिनव गुप्त, या डी भट्ट लोलट। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए। भट्ट लोलट इज राइट आंसर, है ना। पोष्य और पोषक लोलट, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि भावकत्वम साधारणीकरणम, यह परिभाषा किसने दी है। कि भावकत्वम साधारणीकरणम, यह परिभाषा किसने दी है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके इसका जवाब दीजिएगा कि भावकत्वम साधारणीकरणम, ये परिभाषा किसकी है। ये भट्टनायक की, बी भट्टलोलट की, सी आचार्य शंकु की, या डी डॉक्टर नागेंद्र की। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लाग किया जाए, भट्टनायक इज राइट आंसर, है ना। भावकत्वम साधारणीकरणम, भट्टनायक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार में कौन सा तत्व है। ये कह रहे हैं कि प्रतीक, बी मिथक, सी बिंब, 4 फटन, डी फटन से। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, फिर विकल्प ए को लाग किया जाए, विकल्प ए प्रतीक इज राइट आंसर, है ना। और प्रश्न संख्या 29 है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है ना। ये भट्टलोलट, बी भरतमुनि, सी अभिनव गुप्त, डी आचार्य मम्मट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लाग किया जाए, आचार्य भरतमुनि जी राइट आंसर। नाट्यशास्त्र, इस तरह से जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आपको कंठस्थ कर लेना है ना। एक आध दो प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न 31 को सुमेलित कीजिए, सूची 1 में ग्रंथ का नाम है और सूची 2 में उसके रचयिता हैं, उसी को आपको मिलाना है। ए के सामने आप देख रहे हैं एक काव्य आदर्श, सामने है बाबू गुलाब राय। बी में देख रहे हैं कि सिद्धांत और अध्ययन, सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी में देख रहे हैं रश्मिमांसा, सामने डॉक्टर नागेंद्र, और रस सिद्धांत सामने है दांडी।
तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा। काव्यदर्श की बात करते हैं, काव्यदर्श दंडिका है, एक आचार है ना। रस सिद्धांत और अध्ययन, इसको जब आप देखेंगे तो सिद्धांत और अध्ययन कौन करता है? बाबू करता है, बाबू फॉर बाबू गुलाब राय। रस मीमांसा राम की है और रस का सिद्धांत जो है डॉक्टर जानते हैं। तो डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा और इसको ऐसे ही कंठस्थ करिएगा। काव्य का आदर्श दंडी से पूछो। सिद्धांत और अध्ययन गुलाब का होता है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का और रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नागेंद्र का है। इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प भी है ना 4, 1, 2, 3 इज राइट आंसर। प्रश्न 31 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि कुछ वाद हैं और सूची 2 में उसके प्रवर्तक हैं, तो उसी को आपको मिलान करना है, जिनमें ये है उत्पत्तिवाद, सामने अभिनवगुप्त, बी है अनुमतिवाद, सामने भट्टलोलट, सी में है भुक्तिवाद, सामने आचार्य शंकुक, और डी में है अभिव्यक्तिवाद, सामने भट्टनायक, और 5वां विकल्प भी आपको दिया है भारत मुनि। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे, नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है, तो अब आपको जवाब देना है। बिल्कुल आप ए पे आएंगे। उत्पत्ति मैंने बताया था, उत्पत्ति होती तो लुल्लुल्लु करते हैं, लुल्लुल फार भट्ट लुल्लट है ना। तो ए का 2, सी में आपको दिखाई दे रहा है। अनुमति अनुमान होता है, जब शंका होगी तो अनुमान होगा, और शंख बजाने की अनुमति लेते हैं, तो बी का 3 आपको मिल गया। भुक्ति कौन करता है? नायक करता है, नायक भुक्ति करता है, तो 4 हो गया। और अभिव्यक्ति अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, यानी कि 1 होगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न 32 से सुमेलित कीजिए सूची 1 में रस है और सूची 2 में उसके स्थायी भाव हैं, उसी को आपको मिलाना है। ए में देख रहे हैं कि करुण सामने शोक, शांत सामने निर्वेद स्थायी भाव, सी में देख रहे हैं अद्भुत सामने विस्मय, और डी में देख रहे हैं विविध सामने जुगुप्सा है। तो इसके हिसाब से देखेंगे और नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब भी आ गया कि इसमें कुछ नहीं करना है। 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प ये सही है ना। करुण रस का स्थायी भाव शोक, शांत का निर्वेद या सम होता है, अद्भुत रस का विस्मय स्थायी भाव, और विविध रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। तो विकल्प सी विकल्प ये 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 33 है कि बीरस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, यानी कि जो रचना बीरस प्रधान होती है उसमें कौन सा गुण होता है, आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि भोज गुण होगा, बी तो भोज को नहीं बल्कि इसको ओज गुण कर लीजिए। ओज गुण, ओज प्रसाद और माधुर्य 3 गुण होते हैं ना, ओज गुण होगा, या फिर बी माधुर्य, सी प्रसाद, डी उपयुक्त सभी। तो बीरस में कौन सा ओज गुण होता है, ये ओज कर लीजिएगा। माधुर्य श्रृंगार में और प्रसाद सभी में होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 34 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 में रीति है और मतलब कुछ प्रवर्तन है और उसके प्रवर्तक हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। ए में आप देख रहे हैं कि रीति सामने वामन है, बी में देख रहे हैं मार्ग रीति सामने मम्मट है, और बी में मार्ग सामने वामन है, सी में संघटना सामने आचार्य कुंतक है, और डी में वृत्ति आनंद वर्धन है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। जिनमें रीति की बात करते हैं तो रीति किसकी होती है? वामन की होती है। ए का 2 है ना। मार्ग की बात करते हैं तो मार्ग जो है कुंतक का होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। संघटना की बात करते हैं, संघटना से आनंद होता है, और वृत्ति मम्मट की है। तो बिल्कुल 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 35 है किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? 35 का जवाब आपको देना है। 1 अभिधा, 2 व्यंजना, 3 का सी यानी कि तात्पर्य, डी है लक्षणा। तो शब्द शक्ति जो है निहित होती है व्यंजना में, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, यह पंक्ति किस आचार्य की है? आपको जवाब देना है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही किस आचार्य की है। ये आचार्य कुंतक, बी आचार्य मम्मट, सी आचार्य वामन, या डी आचार्य आनंद वर्धन। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब भी आ गया, अक्षर विकल्प सी को लाग किया जाए, आचार्य वामन इज राइट आंसर है ना। विशिष्ट पद रचना रीति, आचार्य वामन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि कह रघुपति के चरित उदारा, कह मति मोर
निरत संसारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए निदर्शना, बी भ्रांतिमान, सी प्रतिवस्तुत उपमा और डी है दृष्टांत अलंकार। तो 37 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रतिवस्तु उपमा इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 38 है कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी संदेह। तो उपमेय में उपमान की जब संभावना होती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानो, जन जानो, मनो जनह आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और यहीं पे ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर मानकर, जानकर, समझकर, बूझकर इस तरह से आपको देखने को मिल जाए वाचक, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है? इस विकल्प के हिसाब से अगर अब देखा जाए तो काव्य गुण की संख्या कितनी होगी? ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। तो ये 10 ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। हालांकि इस तरह से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, इसमें नाम देकर पूछना चाहिए था किसके अनुसार कितने काव्य गुण है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए है संचारी भावों की संख्या 33 है, ये सही नहीं है। बी है कि सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, ये सही नहीं है। सी है कि रौद्रस का अस्थायी भाव क्रोध है, ये सही नहीं है। या फिर डी है कि आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या 6 बताई है, ये सही नहीं है। तो बिल्कुल 40 का विकल्प डी, आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 6 नहीं बल्कि 3 बताई है, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी को आप लोग बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए। संचारी भाव 33, सात्विक भाव 8 और रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध, ये सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 41 है, किसी भी बात को चमत्कारी ढंग से कहना कहलाता है? एक समासोक्ति, ये समासोक्ति, बी वक्रोक्ति, सी प्रबंध वक्रता, डी प्रकरण वक्रता। अब 41 का जवाब फटाफट आ गया कि उसको क्या कहते हैं? वक्रोक्ति। विकल्प बी वक्रोक्ति इज राइट आंसर। इन्हें किसी बात को चमत्कारी ढंग से कहते हैं तो वक्रोक्ति है। प्रश्न संख्या 42 ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ए आनंद वर्धन, बी आचार्य कुंतक, सी अभिनवगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जवाब भी अब आ गया कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले विकल्प ए आनंद वर्धन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि ध्वनि प्रस्थापन परमाचार इनमें से कौन एक है ना? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार इनमें से कौन है? ए दंडी, बी कुंतक, सी मम्मट, डी भामा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ध्वनि विरोधी आचार नहीं है? यानी कि इनमें एक ऐसे आचार है जो कि ध्वनि विरोधी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुकुल भट्ट, बी भट्टनायक, सी कुंतक या डी अभिनव गुप्त। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी अभिनव गुप्त जो है ये ध्वनि विरोधी आचार नहीं है, बाकी मुकुल भट्ट, भट्टनायक और कुंतक के ध्वनि विरोधी आचार हैं। प्रश्न संख्या 45 है, मुंशी प्रेमचंद पर किस एक लेखक ने पुस्तक लिखी? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी निराला या डी भारतेंदु। तो 45 का जवाब फटाफट आ गया कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने प्रेमचंद पर पुस्तक लिखी थी, ये ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि हृदय दर्पण के रचयिता इनमें से कौन है? ए भट्टनायक, बी महिम भट्ट, सी कुंतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब अब आ गया कि हृदय दर्पण जो है विकल्प ये भट्टनायक है ना। हृदय में दर्पण कौन रखता है? नायक रखता है, नायक फार है ना, भट्टनायक को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के लेखक हैं। अब औचित्य विचार चर्चा इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ए आचार्य दंडी, बी आचार्य क्षेमेंद्र, सी आचार्य भामा या डी में से कोई नहीं। तो अब 47 का जवाब फटाफट आपको मिल गया कि विकल्प बी आचार्य क्षेमेंद्र इज राइट आंसर है ना। औचित्य विचार करके क्या करो? क्षमा कर दो, आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 48 है कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है? एक अश्लीलत्व, दो बी अप्रतित्व, सी क्लिष्टत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष होता है? तो प्रश्न संख्या 48 का आपने जवाब भी दे दिया कि विकल्प अश्लीलत्व दोष इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि असत्य कथन को चुने। विभाव दो प्रकार के होते हैं,
ये असत्य है। बी कह रहे हैं कि अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, ये असत्य है। सी है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संचारी भावों विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये असत्य है। या डी भट्टनायक के मत को आरोपवाद कहते हैं, ये असत्य है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे सारे पैमानों का जवाब आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। भट्टनायक का जो बिल्कुल आरोपवाद नहीं है ना, भुक्तिवाद है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने अभी भी आपको बताया था कि नायक जो है भुक्ति करता है, भोग करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है कि संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमति किस आचार्य ने माना है। तो अनुमान एवं निष्पत्ति अर्थ किसने माना है? ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी आचार्य शंकुक या डी अभिनव गुप्त। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। आचार्य शंकुक इज राइट आंसर है ना। अनुमान एवं निष्पत्ति कौन कर सकता है? अनुमति कर सकता है। मैंने भी आपको बताया था ना कि जब शंका होती है तो अनुमति होती है, और आप बताते हैं कि शंख बजाने की अनुमति लेते हैं, तो बिल्कुल अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमति किसने? आचार्य शंकुक ने माना है, ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।